गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू इन माय इंग्लिश एकेडमी चैनल। आज के इस सेशन में हम आर्टिकल के कुछ एडवांस रूल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं आर्टिकल ए व एन का हिंदी मीनिंग एक होता है, कोई एक होता है और ये इंडेफिनिट आर्टिकल है और ये सेंटेंस में नाउन के साउंड के आधार पर यूज़ किए जाते हैं। अगर साउंड वोवेल का है यानी कि स्वर का है तो हम आर्टिकल ए एन का यूज़ करते हैं, और यदि साउंड कॉन्सोनेंट का है यानी कि व्यंजन का है तो हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आर्टिकल ए व एन सेंटेंस में डिफरेंट मीनिंग देते हैं, यानी कि वो डिफरेंट अर्थ रखते हैं। ये डिपेंड करता है सेंटेंस पर। तो सेंटेंस को रीड कर पढ़कर हमें ये जज करना होगा कि यहाँ इस सेंटेंस में आर्टिकल ए व एन का अगर यूज़ किया गया है तो वो किस सेंस में किया गया है। आर्टिकल ए व एन सेंटेंस में कभी कभी पर का अर्थ देते हैं, कभी कभी ऑन का अर्थ देते हैं, कभी कभी द सेम का अर्थ देते हैं और कभी कभी एनी का अर्थ देते हैं। यानी कि सेंटेंस में एनी के सेंस में, द सेम के सेंस में, ऑन के सेंस में, पर के सेंस में हम आर्टिकल ए व एन का यूज़ नाउन के पहले साउंड के आधार पर सेंटेंस में कर सकते हैं, जिसे हम एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 व 5 के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप इसे समझेंगे। राइट। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आर्टिकल ए व एन सेंटेंस में अलग अलग अर्थ देते हैं। दैट मीन्स सेंटेंस में अगर आर्टिकल ए व एन का अगर यूज़ किया जाए तो वो पर का अर्थ भी देते हैं। दैट मीन्स प्रति आर्टिकल ए ऑन का अर्थ भी देता है सेंटेंस में। आर्टिकल ए द सेम का अर्थ भी सेंटेंस में देता है। साथ साथ आर्टिकल ए सेंटेंस में एनी का काम भी करता है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर सेंटेंस में आर्टिकल का यूज़ किया जाए तो आर्टिकल ए पर का, ऑन का, द सेम का और एनी का सेंस भी देते हैं। दैट मीन्स सेंटेंस में इनका अर्थ पर, ऑन, द सेम और एनी भी हो सकता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ही अर्न्स ₹2000, फिर मंथ लिखा है और मंथ के पहले मैंने यहाँ ए लगा दिया है। तो यहाँ ए व एन का अर्थ एक नहीं है, यहाँ ए का अर्थ है पर, यानी कि सेंटेंस का अर्थ कुछ इस तरह से है वह पर मंथ, यानी कि एक मंथ नहीं, पर मंथ 2000 रुपये कमाता है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि सेंटेंस में अगर आर्टिकल ए का यूज अगर किया गया है तो जरूरी नहीं है कि वो सेंटेंस में एक का अर्थ दे, वो पर का अर्थ भी दे सकता है, ऑन का भी दे सकता है, द सेम का भी दे सकता है और ये एनी का भी अर्थ दे सकता है। ये डिपेंड करता है सेंटेंस पर। तो जैसे कि पहले वाले एग्जांपल में आपने देखा यहाँ पे ये जो है सेंटेंस में पर का अर्थ दे रहा है, यानी कि वह पर मंथ ₹2000 कमाता है। नाउ कम टू द सेकंड एग्जांपल, एन एप्पल ए डे। यहाँ डे के पहले हमने ए का यूज किया है, तो यहाँ पे ए का अर्थ एक नहीं है बल्कि यहाँ पर क्या अर्थ है पर, यानी कि कोई भी सेव, ठीक है, जो कि पर डे लिया जाए, कोई भी सेव, कोई भी एप्पल जो कि पर डे लिया जाए, एक दिन नहीं पर डे लिया जाए, तो वो हमें किसी भी डॉक्टर से हमें क्या रखता है, दूर रखता है। यानी कि इस सेंटेंस में जहां हमने ए का यूज किया है यहाँ ए एक का अर्थ ना देते हुए पर का अर्थ दे रहा है, यानी कि प्रति का अर्थ देता है कि कोई भी एप्पल जो किसी भी दिन लिया जाए या पर डे लिया जाए तो वो डॉक्टर को हमें किसी भी डॉक्टर से क्या रखता है, दूर रखता है। नाउ कम टू द थर्ड एग्जांपल, ही हैज गॉन हंटिंग। ही हैज गॉन हंटिंग, और इस हंटिंग से पहले मैंने ए का यूज कर दिया, तो यहाँ ए का मतलब एक नहीं है, यहाँ ए का मतलब है ऑन। राइट, यानी कि ही, यानी कि सेंटेंस का अर्थ कुछ इस तरह से वह गया है, कहाँ पे गया है, शिकार पर, यानी कि ए जो है यहाँ पे सेंटेंस में ए जो है ऑन का अर्थ दे रहा है। नाउ कम टू द फोर्थ एग्जांपल, वर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। अब इस सेंटेंस में हमने फीदर के पहले ए का यूज किया है। फीदर का मतलब होता है पंख, यानी कि यहाँ इस सेंटेंस में अगर अपन देखें
अगर देखें तो इस सेंटेंस में ए का अर्थ यहाँ पे एक नहीं है, क्योंकि यहाँ एक पंख की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पे क्या कहेंगे, 10 से मतलब एक ही तरह के वर्ड्स ऑफ द सेम फिगर फ्लॉक टुगेदर, मतलब एक ही तरह के पक्षी साथ साथ क्या करते हैं, उड़ते हैं, साथ साथ रहते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये इस सेंटेंस में ए जो है एक का काम ना करते हुए द सेम का काम कर रहा है, यानी कि सेंटेंस में ए का जो मीनिंग है वह द सेम है, यानी कि यहाँ पे ए का अर्थ एक नहीं है। नाउ कम टू द फिफ्थ एग्जांपल, ए मैन इज जज्ड बाय हिज वर्ड। यहाँ ए का अर्थ एक नहीं है, यहाँ इसका मतलब है एनी, यानी कि कोई भी आदमी जो जज किया जाता है वो कैसे जज किया जाता है, अपने वर्ड से, यानी कि अपने वादे से, राइट। तो कहने का मतलब ये, अगर किसी सेंटेंस में यदि ए व एन का यदि यूज़ किया गया है तो उनका सेंटेंस में अलग अलग अर्थ हो सकता है वो पर का काम कर रहा हो सकता है वो ऑन का काम कर रहा हो सकता है वो द सेम का काम कर रहा हो सकता है वो एनी का काम कर रहा हो, राइट। हम पढ़ते हैं आर्टिकल के नेक्स्ट रूल को। हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। इस रूल में हम ये सीखेंगे कि माइजर, फूल, स्कॉलर, कॉवर्ड और ड्वार्फ, ये जो वर्ड हैं, बेसिकली ये जो वर्ड है ये वर्ड नाउन है। तो कई बार हमें एग्जाम में ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये एडजेक्टिव हमें लगते हैं, जबकि ये एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन है। और चूंकि ये काउंटेबल नाउन है इसलिए इनके पहले आर्टिकल ए वाई एन का यूज़ साउंड के आधार पर हम करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं यदि किसी वर्ड का यदि हमें एडवर्ब बनाना हो तो हम उस वर्ड के लास्ट में एल वाई शब्द जोड़ देते हैं, लेकिन ये कुछ नाउन जैसे कि माइजर, फूल, स्कॉलर, कॉवर्ड और ड्वार्फ, ये ऐसे नाउन हैं जब भी इनका एडजेक्टिव बनाना होगा तो इनके लास्ट में हम एल वाई वर्ड जोड़ देंगे, राइट। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस में इनका यूज़ नाउन की तरह किया गया है या एडजेक्टिव की तरह किया गया है। अगर ये सेंटेंस में नाउन की तरह है तो हमें आर्टिकल ए व एन का यूज़ काउंटेबल के आधार पर इनके पहले करना है। जैसे कि एग्जांपल है, ही इज़ माइजर। अब इस सेंटेंस में हम ध्यान से देखेंगे तो माइजर जो कि काउंटेबल है, साउंड माँ का है, यानी कि व्यंजन का साउंड है, इसलिए हमने यहाँ पे ए आर्टिकल लगा दिया। नेक्स्ट, ही इज़ कावर्ड, यानी कि इस सेंटेंस में साउंड जो है आपका कॉन्सोनेंट का है, तो इसलिए यहाँ भी हमने ये लगा दिया। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे, ही स्पोक इन कॉवर्डली मैनर। इस सेंटेंस में देखेंगे कॉवर्डली जो कि क्या है, एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज़ किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि एडजेक्टिव के बाद यदि नाउन लिखा हो, एडजेक्टिव के बाद यदि नाउन लिखा हुआ हो तो ऐसी कंडीशन में हम आर्टिकल ए व एन का यूज़ साउंड के आधार पर करेंगे। क्योंकि इस सेंटेंस में जो साउंड है व्यंजन का साउंड है, इसलिए हमने यहाँ पे ए लगा दिया इस रूल में। और हमें ये याद रखना पड़ेगा कि अगर इन शब्दों के साथ माइजर के बाद, फूल के बाद, स्कॉलर के बाद, कॉवर्ड के बाद, ड्वार्फ के बाद यदि कोई नाउन लिखा हुआ है तो सेंटेंस गलत माना जाएगा, क्योंकि ये वो वर्ड हैं जो अपने आप में ही नाउन है। जैसे कि इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, ही इज़ कॉवर्ड मैन, और आपसे सेंटेंस में पूछा गया है कि ये सेंटेंस सही है या गलत है, तो ये सेंटेंस ओवरऑल गलत है, क्योंकि कॉवर्ड अपने आप में ही क्या है, नाउन है। और इस नाउन के बाद फिर से हमने नाउन लिख दिया है। दो नाउन जैसा कि हम जानते हैं एक साथ नहीं आ सकते, यानी कि ये सेंटेंस जो है ओवरऑल गलत है। इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, ही इज़ अ कॉवर्ड, राइट। और कॉवर्ड का मतलब होता है कायर आदमी, या कायर इंसान, राइट। चूंकि सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर ये कायर व्यक्ति। तो सेंटेंस में जब भी माइजर, फूल, स्कॉलर, कॉवर्ड, ड्वार्फ में आपको याद रखना है कि इनके तुरंत बाद नाउन नहीं यूज़ किया जाएगा, क्योंकि ये वर्ड ही अपने आप में क्या है, नाउन है। इसलिए सेंटेंस में कॉवर्ड मैन लिखना गलत होगा। कॉवर्ड मैन की जगह केवल आपको कॉवर्ड लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉवर्ड का मतलब ही होता है कायर इंसान, यानी कि कायर आदमी, राइट, कायर आदमी। तो हमने इस सेंटेंस में अगर कॉवर्ड के बाद अगर मैन का यूज़ किया तो ये सेंटेंस ओवरऑल गलत हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, जब भी सेंटेंस में माइजर, फूल, स्कॉलर, कॉवर्ड, ड्वार्फ आए तो ये सेंटेंस में नाउन का काम करते हैं। उनका यदि आपको एडजेक्टिव बनाना हो तो लास्ट में आप एल वाई लगाकर इनका एडजेक्टिव बना सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड जो देखने में है आपको एडवर्ब लग रहे हैं, क्योंकि लास्ट में एल वाई लिखा हुआ है, ये एडवर्ब ना होते हुए एडजेक्टिव है। तो जब भी सेंटेंस में इस एडजेक्टिव के बाद यदि नाउन का यूज़ किया जाएगा तो आर्टिकल ए का
और ए एन का यूज़ साउंड के आधार पर होगा। और खाली सेंटेंस में अगर ये नाउन के रूप में यूज़ किए गए हैं तो भी इनके आधार पर हमें आर्टिकल ए व एन का यूज़ करना होगा। साथ साथ हमें ये और याद रखना पड़ेगा, माइजर, फूल, स्कॉलर, कॉवर्ड, डॉफ के बाद हम तुरंत कोई नाउन नहीं ले सकते कि जैसा कि मैंने इस एग्जाम्पल नंबर 4 में किया है। एग्जाम्पल नंबर मैंने 4 में कॉवर्ड के बाद मैन लिखा हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस गलत है। गलत इसलिए है कि कॉवर्ड का अपने आप में मतलब होता है कायर आदमी, यानी कॉवर्ड के अंदर मैन का मीनिंग उसके अंदर समाया हुआ है, यानी कि वो कॉवर्ड मैन का सेंस, यहाँ पर मैन का सेंस रखता है। राइट, क्लियर? तो आपको ये रूल समझ में आया। हम बात करते हैं उन शब्दों की या उन फ्रेज की जिसमें आर्टिकल ए व एन का यूज़ फिक्स है, मतलब जहां आर्टिकल ए व एन लगा ही जाते हैं, जहां कुछ शब्दों के लिए रूल है जबकि कुछ शब्दों के लिए कोई रूल नहीं है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि किन किन शब्दों के पहले आर्टिकल ए व एन का यूज़ फिक्स है। तो हम नेक्स्ट में हम बात करते हैं फिक्स आर्टिकल की, जहाँ ए व एन का यूज़ हमें लगाना ही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। अगर किसी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन आया हो तो प्रॉपर नाउन के पहले जनरली आर्टिकल ए व एन का यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन कई बार हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए का यूज़ और ई एन का यूज़ साउंड के आधार पर कर देते हैं। तब यहाँ पर ए का अर्थ, ठीक है, ए का अर्थ कोई निकलेगा और इस सेंटेंस में जब हम यहाँ आर्टिकल ए यहाँ भरेंगे मिस्टर दिलीप से पहले, तो इस सेंटेंस का कुछ अर्थ इस तरह से निकलेगा, कोई मिस्टर दिलीप। कोई मिस्टर दिलीप यानी कि कोई अपरिचित व्यक्ति है, अननोन व्यक्ति है जिसको आप नहीं जानते। कोई मिस्टर दिलीप आपसे मिलने आए हुए हैं ऑफिस में। तो जब हमें किसी ऐसे प्रॉपर नाउन के बारे में, जब हम किसी ऐसे प्रॉपर नाउन के बारे में चर्चा कर रहे हो जो कि हमारे लिए अननोन है, जिसे हम नहीं जानते, अपरिचित है, तब ऐसी कंडीशन में हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए व एन का यूज़ साउंड के आधार पर कर सकते हैं। तब इस सेंटेंस में ए एक का अर्थ न देते हुए कोई का अर्थ देगा। तो जैसे कि मैंने पहले वाले एग्जांपल में किया होगा, ए मिस्टर दिलीप हैज़ कम टू सी यू इन ऑफिस, मैंने कोई मिस्टर दिलीप आपसे मिलने ऑफिस में आए हुए हैं। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल, मिस्टर मेहता इज कॉलिंग यू, मिस्टर मेहता आपको बुला रहे हैं। अगर इस सेंटेंस में से अगर हम ए का यूज़ ना करें और खाली सेंटेंस को ऐसे बोलें, मिस्टर गुप्ता इज कॉलिंग यू, इसका मतलब यह है मिस्टर गुप्ता जिसे आप अच्छी तरीके से जानते हैं या वो आपको जानते हैं, वो आपको क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं। लेकिन इस सेंटेंस के पहले अगर मैंने ये लगा दिया ए मिस्टर गुप्ता मेहता, सॉरी ए मिस्टर मेहता इज कॉलिंग यू, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई मिस्टर मेहता है जो कि आपको क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं। हो सकता है वो आपके घर के बाहर खड़े हों। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जब हमारे घर में बेल बजा रहे होते हैं या नॉक कर रहे होते हैं तो हम कुछ इस तरह से कहते हैं कि कोई मिस्टर गुप्ता आपसे मिलने आए हुए हैं या कोई मिस्टर मेहता आपको बुला रहे हैं, यानी कि कोई अपरिचित व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते हैं। उस कंडीशन में हम उस प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए व एन का यूज़ साउंड के आधार पर कर सकते हैं। राइट, तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए व एन का यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन अगर वो प्रॉपर नाउन अननोन है, स्ट्रेंज है, तब ऐसी कंडीशन में उनके पहले आर्टिकल ए व एन का यूज़ करेंगे। और हम बात करते हैं फिक्स आर्टिकल की। फिक्स आर्टिकल से यहाँ मीनिंग ये है कि जब भी सेंटेंस में टेल और लाई वर्ड लिखा हुआ हो तो आपको इन दोनों वर्ड के बीच में ए का यूज़ करना है। और टेल ए लाई का हिंदी मीनिंग होता है झूठ बोलना। तो जब भी सेंटेंस में ऐसे टेल ए लाई लिखा हो तो आप ए लगाएंगे, स्पीक ट्रूथ लिखा हो तो द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, मेक नॉइज लिखा हो तो ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे, गो फॉर पिकनिक लिखा हो तो ए का यूज़ करेंगे, इन हरी के बीच में आपको ए लगाना है, इन फिक्स के बीच में आपको ए लगाना है, कैच कोल्ड के बीच में आपको ए लगाना है। साथ साथ कैच स्ट्रॉ लिखा हो तो ए लगाना है, कैच ग्लिम्स लिखा हो तो ए लगाना है, इन टेम्पल लिखा हो तो ए लगाना है, इन गुड मूड लिखा हो या बैड मूड लिखा हो तो ए लगाना है। और मैनी के बाद आपको आर्टिकल ए व एन का यूज़ जब करना है जब उसके बाद सिंगुलर नाउन दिया हो और सिंगुलर वर्ब दी हो। राइट, फ्यू से पहले आपको ए लगाना है, लिटिल से पहले आपको ए लगाना है, लॉट ऑफ से पहले ए लगाना है, बिट से पहले ए लगाना है, और नंबर ऑफ यहाँ भी यहाँ मैंने ए के नंबर ऑफ के पहले ए लगाया है, यहाँ नंबर ऑफ के पहले मैंने दा लगाया है। ऐसा उस कंडीशन में करना है कि यदि नंबर ऑफ के बाद यदि वर्ब प्लूरल है तो आपको ए लगाना है, और यदि वर्ब सिंगुलर है, एस का मतलब है सिंगुलर और वी का मतलब वर्ब, अगर वर्ब जो है सिंगुलर है तो आपको दा का यूज़ करना है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये, अगर सेंटेंस में कुछ इस तरह के वर्ड अगर दिए हुए हों, अगर सेंटेंस में इस तरह के कुछ वर्ड दिए हुए हों तो आपको आर्टिकल ए व एन का यूज़
जो कि यहाँ पे फिक्स है, वो आपको याद रखना है। और साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि सेंटेंस में इन शब्दों के मीनिंग क्या है। जैसे कि टेल लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, स्पीक ट्रूथ का मतलब है सच बोलना, मेक ए नॉइस का मतलब है शोर करना, गो फॉर ए पिकनिक का मतलब है पिकनिक पे जाना, इन ए हरी का मतलब है जल्दी में होना, इन ए फिक्स का मतलब होता है उलझन में होना, कैच ए कोल्ड का मतलब होता है सर्दी होना, कैच ए स्टॉक का मतलब है तिनके का सहारा, कैच ए ग्लिम्स का मतलब है झलक मिलना, इन ए टेम्पर का मतलब होता है गुस्से में होना, और इन ए गुड मूड का मतलब है अच्छे मूड में होना। तो हम देखेंगे सेंटेंस में इनमें से यदि कोई भी वर्ड का यूज़ सेंटेंस में किया गया है तो हमें आर्टिकल ए व एन का साथ साथ दा का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ दा लगेगा, कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं लिखा हुआ फ्यू वर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। अब इस सेंटेंस में यहाँ पे एक फ्यू वर्ड आया है और मैंने बताया कि फ्यू से पहले ए का यूज़ किया जाता है, तो हम यहाँ पे ए का यूज़ कर लेंगे। फ्रेंड्स मैं यहाँ बता दूँ कि फ्यू के पहले दा का भी यूज़ किया जाता है, मतलब फ्यू के पहले दा का यूज़ भी किया जाता है, लेकिन ऐसा कब और कहाँ होता है ये आप डिटर्मिनर्स की वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ मैंने ए फ्यू और द फ्यू को अच्छी तरह समझाया है। उन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है वहाँ जाके आप उसे सर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। लिखा हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ फेल्ड। फिर थर्ड एग्जांपल है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ड। इन दोनों एग्जांपल में डिफरेंस ये है कि हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ किया और इस वाले सेंटेंस में हमने प्लूरल वर्ब यूज़ किया। तो सेंटेंस में यदि प्लूरल वर्ब होती है तो नंबर ऑफ के पहले ए का यूज़ किया जाता है, लेकिन यदि सेंटेंस में यदि सिंगुलर वर्ब होगी तो उसके पहले हम दा का यूज़ करेंगे। तो नंबर ऑफ के पहले दा का यूज़ भी किया जाता है, ए का यूज़ भी किया जाता है। जस्ट ये डिपेंड करता है वर्ब पर। वर्ब प्लूरल रहेगी तो ए आएगा, वर्ब यदि सिंगुलर रहेगी तो दा का यूज़ किया जाएगा। नाउ कम टू द फोर्थ एग्जांपल, ही टेल्स लाई। इस सेंटेंस में टेल लाई वर्ड यूज़ किया गया है और जैसे कि हम जानते हैं टेल लाई के बीच में आर्टिकल ए का यूज़ फिक्स है, तो यहाँ पे हमने ए लगा दिया। नेक्स्ट कम टू द फिफ्थ एग्जांपल, ही वाज इन हरी। इन हरी जैसे कि मैंने बताया था इन हरी के बीच में ए का यूज़ किया जाता, तो हमने यहाँ पे ए का यूज़ कर दिया। फ्रेंड्स इसके इन सारे वर्ड्स के पीछे आर्टिकल ए व ए एन व द का यूज़ फिक्स क्यों है, इसके पीछे अलग अलग लॉजिक हैं, जिसे मैंने वीडियो के लास्ट के जब मैं इस वीडियो का सबसे लास्ट पार्ट बनाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इन सारे वर्ड के बीच में इन आर्टिकल का यूज़ क्यों फिक्स है। चलिए ये तो बात हो गई इस रूल की। अब मैं आपको ना अगले वीडियो में मैं आपको डेफिनेट आर्टिकल दा के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। दा के बहुत सारे यूजेस हैं जो कि कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो आपको अगर डेफिनेट आर्टिकल दा के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानना हो, समझना हो, तो मेरे आप अगले वीडियो को ज़रूर देखें। साथ साथ मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ पर नहीं किया जाता, जैसे ए एंड द का यूज़ कहाँ नहीं किया जाएगा। जैसे आप जीरो आर्टिकल बोलते हैं या ओमिजन ऑफ आर्टिकल बोलते हैं, तो ओमिजन ऑफ आर्टिकल और ओमिजन ऑफ आर्टिकल भी आप इस मेरे चैनल पर देखेंगे। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जो इस टॉपिक के जो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं वो 4 या 5 हिस्सों में डिवाइड है। जैसे सबसे पहले मैंने ए व ए एन का यूज़ आपको सिखाया जो कि इनडेफिनेट आर्टिकल है। अब मैं आपको दा के बारे में समझाऊंगा जो कि डेफिनेट आर्टिकल है। तीसरा जो पार्ट है वो है ओमिजन ऑफ आर्टिकल, जहां आपको ये देखना है कि आर्टिकल ए एंड दा का यूज़ कहाँ हमें नहीं करना है। राइट फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये रूल भी अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा और फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को इस चैनल के बारे में बताइए। और थैंक्स, हैव ए गुड डे।